नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। बाजार में दबाव बना हुआ है और निफ्टी इस समय अपने इंट्राडे लो के काफ़ी करीब, आधे % की गिरावट 8626 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में भी वही ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है और 28,000 का लेवल आज सेंसेक्स पर टेस्ट भी हुआ है। ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा ख़राब मार्केट में। खैर, इंटरनेशनल क्यूज़ भी कमज़ोर थे, लेकिन कुछ एक स्पेसेस ऐसे हैं जैसे IT है, यहाँ पर हमने दबाव देखा है। सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ, ये सबसे पहले देख लेते हैं। वीरेंद्र है हमारे साथ। वीरेंद्र, बताइए। बिल्कुल मेरे, एक बार फिर से बड़े क्रिटिकल जंक्शन से बाजार लौटा, यू टर्न लिया और आई थिंक मेरे, अगर आप शुक्रवार के डेटा को देखें, आज के डेटा को देखें तो लग रहा है, और बिहेवियर को देखें, ठीक है WPI के आंकड़े थोड़ा सा बाजार के एक्सपेक्टेशन से अगर आप देखें ऊपर आए, उसने एक यू टर्न का मौका दिया, लेकिन एक टिपिकल वॉर चल रही है इस वक्त FIs और DIs के बीच में, FIs और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बीच में। आई थिंक 8730 के ऊपर निकलेगा बाजार या नहीं निकलेगा, इसको लेकर क्लियर कट मैंडेट मिल रहा है। कोई लॉन्ग है, कोई शॉर्ट है इस रेंज में आके। आप देखिए निफ्टी पे 8700 और 8800 की कॉल में आज भारी बिक वाली राइटिंग है, लेकिन अगर आप इसके इंटरडे बिहेवियर को देखें तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग नीचे लोअर लेवल से एक पुल बैक की भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैं आंकड़ों कुछ देर में आपको बारीकी समझाऊंगा। बाकी अगर आप देखें तेल, गैस, पावर, चुनिंदा फार्मा शेयरों में आज खरीदारी है सेलेक्टिव, अगर आप देखें स्पेस में, और स्पेशली पावर, आई मीन स्टैटिस्टिक्स के वाइज अगर आप देखें तो बहुत शानदार स्ट्रक्चर्स, FLO के आंकड़े बेहद शानदार। स्टॉक्स लाइक पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, CESC अच्छा करते हुए। उसके अगर आप देखें तो लिक्विड केमिकल शेयरों में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, स्पेशली इन दो स्पेस की जो प्रेजेंस है वो मिड कैप में, स्मॉल कैप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो फील भी हो रही होगी इस वक्त। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट IT और टेक शेयरों में जोरदार गिरावट, और इन्फोसिस एक बार फिर से अगर आप देखें जो RBS का शॉक लगा है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट डीलो की ट्रैजेक्टरी में। तो आखिरी के अगर आप देखें 1 घंटे में सबसे क्रिटिकल फैक्टर रहेगा 85-80, और जितना 8700 के क्लोज बंद हो गए में, आई थिंक सेंटिमेंट वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए उतना अच्छा होगा। बिल्कुल, चलिए इस बीच ये देख लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। BPCL 3% ऊपर है, अदानी पोर्ट, रिलायंस कैपिटल नतीजों के बाद अब ऑलमोस्ट 5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, DV's लैब, पावर ग्रिड, ये कुछ इन काउंटर्स हैं जिस पर बातचीत करेंगे। साथ ही जैन इरिगेशन, ग्लोबल ऑफशोर, HOAC, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, साथ ही अंतिम बात से स्टॉक से मैं डिस्कशन करूँगा। उसमें अगर आप देखिए सिप्ला आज स्ट्रॉन्ग मूव, पोस्ट नंबर्स NCC सुबह इसने एक बाय सिग्नल दिया था लगभग 9:20 के आसपास। उसके बाद से स्ट्रॉन्ग यूकाल फ्यूल और सुदर्शन केमिकल्स, सेंट्रल बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस स्ट्रॉन्ग, हायर लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ। उसके बाद अगर आप देखें दीप इंडस्ट्रीज, इक्लक्स सर्विसेज वर्क हार्ड डिसाइसिवली बैकफुट पे, भारत इन्फ्राटेल सेम केस यहाँ पर भी, और वाइल्ड स्विंग्स हमको देखने को मिले हैं। GM रिव्यूज अच्छा करता हुआ, दीप इंडस्ट्रीज ये भी करा देखें ठीक ठाक कर रहा है। लेकिन निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है इस वक्त? निफ्टी करीब 41 अंक नीचे और डेलो से रिकवरी लेकर 8631 की ट्रैजेक्टरी में है, और ये करीब डेलो से 32 अंकों पर है। आखिरी का 1 घंटा बहुत क्रिटिकल। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट CY16 के नए हाइस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उससे सिर्फ 73 अंक पहले ही घूम गया। 18,981 का स्तर यहाँ पे। आज सुबह 19,100 का हाई लगाया, लेकिन वहाँ से फिर यू टर्न। लेकिन अगर आप देखें डेलो से फिर रिकवर होता हुआ निफ्टी बैंक मिहिर। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ अब हमारे ख़ास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ शाहिना मुकद्दम इस समय मौजूद हैं, साथ ही निपुण मेहता हमारे साथ जुड़े हैं, और आशु मदान भी हमारे साथ जुड़े हैं। इन सबसे बात करते हैं। निपुण, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल निपुण, आई वांट टू टच अपॉन ये जो आदित्य बिरला ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग है उस पर, एंड आई एम नॉट आस्किंग स्पेसिफिकली अबाउट एनी कंपनी, पर ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है नाउ, यू नो रिसेंटली इस तरह के बहुत केसेस हमने देखे हैं। हमने मारुति के केस में देखा, उसके बाद हमने केन वेदांता के केस में देखा है। नाउ दिस रीस्ट्रक्चरिंग, जो कहा तो ये जा रहा है कि इट विल क्रिएट वैल्यू एंड ऑल, पर जिस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, आर यू कन्विंस्ड विद दैट इससे वाकई जो एक शेयर होल्डर है उसे फ़ायदा होगा? क्या ये कंपनी के हित में है, शेयर होल्डर्स के हित में है? व्हाट इज़ योर व्यू? Good afternoon, Mihir. Well, I think when I analyze कि जो भी announcement हुई है, I would think for the shareholders of AB Nuvo, at least it has not been the best option that they would have got. अगर कंपनी को फाइनेंशियल सर्विसेज को सिर्फ डीमर्ज करना था तो सिर्फ उसी कंपनी में से AB Nuvo में से सिर्फ डीमर्ज कर दिया होता तो शायद वैल्यू कहीं ज़्यादा हो सकती थी।
आई थिंक द बेसिक इंटेंशन की फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज किया जाए, ये थॉट प्रोसेस आई थिंक आई एम एंटायरली इन अग्रीमेंट विथ। हमने काफ़ी NBFCs देखे हैं जिन पे इंक्रीज्ड फोकस जैसे जैसे हुआ है कई इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, एबिलिटी टू रेज फंड्स में सुधार हुआ है। तो ये डीमर्ज से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो अदरवाइज होल्डिंग कंपनी ग्रासिम जिस तरह से फॉर्म हुई है, क्रिएट हुई है, उसमें एक ग्रेजुअली होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आता हुआ शायद हम देखते आएंगे, एंड विच इज़ प्रोबेबली टू अ डिग्री अ नेगेटिव एज फार एज द माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज कंसर्न। शायद प्रोमोटर होल्डिंग में इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसकी वजह से उनको फ़ायदा हो सकता है ज़रूर। बट आई वुड थिंक दैट जिस तरह से ब्रॉडली होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट हमने मार्केट्स में देखा है, इट माइट नॉट नेसेसरीली पैन आउट टू बी द बेस्ट when you look at purely from a Abinwo shareholder point of view. At the same time, जिस तरह से एक mix हुआ है कंपनी में, ग्रासिम में, in terms of businesses which are there, cement, BSF, there are several businesses that are there, and it forms as a holding company. मुझे अगर as a shareholder, as an investor, मुझे specific segments में, specific industry verticals में अगर मुझे exposure चाहिए, तो a lot of investors would directly prefer to invest directly into, let's say, सीमेंट में एक्सपोजर चाहिए तो अल्ट्राटेक में ले लिया या किसी और सीमेंट में ले लिया। अगर किसी और वर्टिकल में चाहिए जिसमें ग्रासिम प्रेजेंट है तो डायरेक्टली उसी कंपनी में ले लिया, रादर देन बाइंग प्रोबेबली अ मिक्स ऑफ a mixture of businesses into and that too from in a holding company जहाँ पे शायद holding company discount हो सकता है. So I'm not entirely convinced, but hopefully financial services business है, उसमें एक significant premium gradually build होता जाएगा as business scales up significantly higher. But I would have had a simpler demerger process that could probably have had for the company. चलिए, आई थिंक इस पर कुछ विशेषज्ञ क्या बोलते हैं इस पूरी, आप देखें आई थिंक रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस को लेकर, आई थिंक ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बड़ा इशू है। आई देखते हैं जो हमने बहुत से लोगों से बात की इस मुद्दे पर, उनका डिसाइसिवली कहना क्या है इस पर, आई सुनते हैं। हमने ये कहा है कि हमारा मानना है कि आपने बहुत ही पेचीदा कर दिया है। अगर आपके पास 3 या 4 बिजनेसेस हैं, सबसे अच्छा बेहतर ये रहता है कि हर बिजनेस को अलग से आप लिस्ट कर दें। इसमें उन्होंने क्या किया है कि एक कंपनी है जिसमें सीमेंट भी है, टेक्सटाइल भी है, अब वो टेलीकॉम की होल्ड को भी हो जाएगी, उसमें कुछ हिंडाल्को की शेयर होल्डिंग भी है। फिर उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी होल्ड करेगी। तो आप ये देखिए कि जो मार्केट में कई जगह होल्ड को डिस्काउंट पे ट्रेड करती है। इस इंस्टेंस में इन लोगों ने स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई नहीं किया है, बल्कि और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। उसमें खबर थी नहीं थी, क्या हुआ, क्या लीक हुआ, ये तो सभी ही इन्वेस्टिगेट करके कह पाएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि मार्केट को भनक जरूर लग गई थी, क्योंकि वो शेयर प्राइस के रिएक्शन से वो लगता है। आपने विशेषज्ञों को सुना, लेकिन इस बीच में थोड़ा सा विषय बदलना चाहूँगा। प्लीज़ एक बार निफ्टी के इंटरडे चार्ट्स पे आइए, और ठीक उस समय जब हम आपको नमस्कार कर रहे थे, निफ्टी अगर आप देखें बड़ी तेज़ी से अगर आप देखें ऊपर की तरफ आया, 23 अंक ऊपर, 8648 लोअर लेवल से अगर आप देखें तो इस वक्त सिर्फ 23 अंक नीचे है अब। तो ये ऑलमोस्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट अगर आप देखें ये हुआ। आशु मदान भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आशु, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। चंदन तापड़े भी हमारे साथ हैं। आशु, पहला प्रश्न आपसे होगा, आई मीन इस वक्त निफ्टी पे पहले आपका रुख क्या है? आई मीन मैं डेटा देख रहा था कल का, ऐसा लग रहा था कि शायद व्यू क्लियरली अगर आप देखें यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। एफआईज बहुत स्ट्रॉन्गली इक्विटी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो कॉल बायर हैं, पुट राइटर्स हैं, वो लॉन्ग पुट्स उन्होंने अनवाइंड की शुक्रवार को। और क्लाइंट अगर आप देखें, और इनफैक्ट प्रोप्राइटरी काफ़ी अगर आप देखें, और इनफैक्ट डीआईएस का इंटरेस्ट इस 8700 के ऊपर है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है। आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? आई थिंक विनय, अगर इन शॉर्ट में बोलूं, जो एक्सपायरी तक लग रहा है, मुझे लगता है कि 100 से 150 पॉइंट के बीच में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ना नीचे 8500 ब्रेक होगा, ना ऊपर 8750 ब्रेक होगा। सो आई थिंक इस 200-250 के बैंड के अंदर हमारे को 100 पॉइंट की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को लगेगी। इनडिसाइसिव ट्रेड होगा, दोनों तरफ में लगेगा कि शायद रेंज टूटने वाली है, शायद हमें बेचना चाहिए, 50 पॉइंट बढ़ेगा, लेना चाहिए था। आई थिंक ये कंफ्यूजन अभी मुझे लगता है कि कुछ फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज कंटिन्यू रहेगी, डिसाइसिव ट्रेड नहीं निकल के आएगा।
ओवरऑल ट्रेंडिंग मुझे लगता है कि बाय एट डिप्स है, मार्केट में ऊपर जाने की क्षमता ज़्यादा है नीचे जाने से, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे ये हमने इंटरमिटेंट बाउट्स देखे हैं सेलिंग के, हमारे को देखने को नहीं मिलेंगे, हमारे को देखने को मिलेंगे. सो आई थिंक एज ऑफ नाउ द इट इज अ काइंड ऑफ ईदर अ वेरी स्विफ्ट ट्रेड काइंड ऑफ ए जोन और अ नो ट्रेड काइंड ऑफ ए जोन जो इतनी ट्रेडिंग मिक्स में नहीं कर सकता. अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एट दिस लेवल पेयर ट्रेड जरूर रखना चाहिए, कुछ लॉन्ग कुछ शॉर्ट. सो आई थिंक इस तरह की स्ट्रैटेजी एज ऑफ नाउ फॉर शॉर्ट टर्म नजर दिखती है और इसके अलावा कोई डिसाइसिव ट्रेड नहीं है. आशु, ये जो एबी ग्रुप जिसके हमने अभी भी बात की निपुण से है, इस पर आपका व्यू क्या है इस रिस्ट्रक्चरिंग पर? आई थिंक सेम है. आई थिंक जो जनरिकली है हमारा भी व्यू यही निकल के आ रहा है कि अभी कंफ्यूजन है. आई थिंक ओवरऑल जो है अभी जो शेयर होल्डर के लिए है उसके लिए कंफ्यूजन है और प्राइसिंग कितना बेनिफिशियल है कि नहीं वो निकल के आएगा. अभी प्रोबेबली शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव और लॉन्ग टर्म में अगेन बेटर चीज निकल के आए, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं दिखता इसके अंदर. चलिए, इस बीच कुछ स्टॉक अलर्ट्स देखिए आप. इस बीच कुछ स्टॉक्स जहां पे अच्छा हो रहा है पिछले 10-15 मिनट में, आप पीएनबी और एनसीसी को देखिए. पीएनबी सडनली अगर आप देखें अपनी शेप को चेंज करता हुआ काउंटर डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ. लेट्स टेक एनसीसी. इसके बाद है एनसीसी क्या कर रहा है. अगर आप देखें एनसीसी भी ऑलमोस्ट डे हाई पर, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे. अगर आप डीएलएफ को देखिए इस बीच, एक और स्टॉक डीएलएफ 164.70 दिन के सर्वोच्च स्तरों पर. ये कुछ स्टॉक जो कि बीते अगर आप देखें 10-15 मिनट, देखिए आखिरी के 1 घंटे में स्टॉक अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो बड़ी तेजी से अगर आप देखें चेंज करते हैं. चंदन, मैंने यहाँ पे 3 स्टॉक्स का जिक्र किया, एनसीसी का, फिर आप देखिए एक टाटा ग्लोबल. इनमें से कुछ आपकी प्रिफर स्टॉक्स की लिस्ट में है क्या? आयन डिक्लाइन की क्लियर स्टडीज यहाँ पे बनी हुई है और हमारा मानना है कि जब तक 85-50 के निफ्टी ऊपर होल्ड करता है तब तक ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा. कोई भी डिक्लाइन है यहाँ पे खरीदारी का मौका रहेगा. और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग काफी देखने को मिल रही है. हालांकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यहाँ पे रेडार पे रहेगा, बट उसके अपार्ट फ्रॉम काफी मिड कैप और स्मॉल काउंटर्स में भी एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है. एनसीसी की आप बात की, एनसीसी हालांकि पहले हम यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे थे, बट अब जिस हिसाब से एक लोअर बैंड पे जाके सपोर्ट लेके टर्न किया, यहाँ पे चांसेस है कि ऊपर में 85 तक के लेवल दिखाया जाए. 75-76 के लेवल पर लगभग पिछले 3-4 सप्ताह से होल्ड कर रहा है और वहां से हर बार बाइंग आ रही है. तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 85-86 तक के लेवल देखे जा सकते हैं. टाटा ग्लोबल यहाँ पे जरूर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बाय है, बट ओवरऑल देखिए इसमें जब भी ब्रेकआउट आता है वो मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है और वापस नीचे के आ जाता है. तो यहाँ पे बाय सलाह यही रहेगी क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे 136 का एक सफिशिएंट स्टॉप लॉस रहेगा. उसके लिए आपको 147 जो इमीडिएट हाई है वहां तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं. बिल्कुल. शाहिना भी है हमारे साथ. शाहिना, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप इस समय मार्केट में कुछ ऐड कर रही हैं क्या इस तरह की गिरावट में? नहीं, मेरे हिसाब से ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है और यहाँ पर 8700 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं कुछ अच्छे लेवल्स के लिए वेट करती हूँ. आई थिंक द मार्केट इज़ नॉट रियली सपोर्टिंग हायर लेवल्स. इस बीच आशु एक स्टॉक पावर ग्रिड को देखिए आप. स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और पूरे पावर स्पेस में ऐसा लग रहा है कि आंख से लगी हुई आप देखें. एंड जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ पावर ग्रिड एट ऑल टाइम हाई, जिस तरीके से इसने 181, 182, 83 क्लस्टर को अप्रोच किया, आपको लगता है आशु अभी इस स्पेस में पैसा बनना बाकी है अभी? एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, इन सभी पर वीरेन, ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स कभी भी नहीं रहे. आई थिंक एज ए डिसिप्लिन बोरिंग स्टॉक कहे जाते थे और बोरिंग स्टॉक मेरा मानना था. बट येस, आरईसी और आरईसी, पीएफसी, पावर ग्रिड, इन सब में पिछले दिनों में अच्छी रिकमेंडेशन टेक्निकल से आई थी और मोमेंटम भी बना हुआ था. आई थिंक अदर देन मोमेंटम प्ले, मुझे आई थिंक for me it is difficult to get I mean taking fresh position at these levels. So मैं अभी fresh position इन लेवल पे नहीं ले सकता हूँ और probably जितना एक स्विफ्ट ट्रेड अवेलेबल था या जिसने वो कर लिया वो है, बट आई थिंक थोड़ी करेजियस मूव होगी कि इन लेवल पे फिर एंटर करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज आ जाए इसके अंदर एंड देन फिर वो लो बीटा जो स्पेस में जिस तरह से ही रहते थे वो चीज़ दोबारा से ना हो जाए. तो आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि कोई फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए. बट यस, मोमेंटम बना हुआ है और ऊपर जाने की संभावना भी है. ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते. बिल्कुल. चलिए, एक तरफ पावर स्पेस है जिसमें खबरें अच्छी हैं, दूसरी तरफ आईटी यहाँ पर अच्छी खबर आने का नाम ही नहीं ले रही है. स्पेशली जब से रिजल्ट सीजन शुरू हुआ तब से निपुण
आपका व्यू क्या है? यू नो द वे इन्फोसिस इज रिएक्टेड, आज सुबह मार्केट ओपनिंग के पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट स्टॉक प्राइस एंड ऑल, लेकिन आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना, इन्फोसिस का सीधा 3000 एम्प्लॉयज़ को निकालना एंड ऑल, इट शोज़ कि कंपनी को खुद को भी विजिबिलिटी को लेकर थोड़ी बहुत कंसर्न्स हैं, स्पेशली इस रीजन से। आपका व्यू क्या है इस समय आईटी पर और ऑन द लार्ज कैप्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस? वेल मीर, आई थिंक स्ट्रेन अब ग्रेजुअली शो डेफिनेटली कर रहा है आईटी स्पेस पर। हमने कुछ क्वार्टर्स में डेफिनेटली ये देखा है कि कुछ मैनेजमेंट्स ने पॉजिटिव कमेंट्री ज़रूर दी है, लेकिन ये ग्रेजुअली नंबर ऑफ कंपनीज जो पॉजिटिव कमेंट्री दे रही हैं या एनकरेजिंग टॉप लाइन ग्रोथ इंडिकेट कर रही हैं, उनके नंबर्स घटते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम इस तरह से क्लाइंट ऑर्डर्स कैंसिल होना, ये हमने काफ़ी समय से इस तरह का ट्रेंड एक बिल्ड होते हुए नहीं देखा है। प्रॉब्ली दिस इज़ अ स्टार्ट, so we'll look at the IT space all over again probably. Right now we are neutral on the IT space, लेकिन अगर इस तरह से कुछ और कैंसलेशंस होते हैं या फिर और क्लाइंट एडिशंस में या फिर ऑर्डर इनफ्लोज में फर्दर इंडिकेशंस ऑफ स्लो डाउन होता है, तो देयर कुड बी अ ग्रेजुअल डाउनग्रेड दैट कुड हैपन for the IT space. Overall, right now we are neutral. इसमें large caps में देखें तो at least the two companies within that within the large cap space still continue to show reasonably decent top line growth. लेकिन एक अनसर्टेनिटी जैसे मैंने कहा इवन लार्ज कैप कंपनीज में बढ़ती जा रही है, एट द सेम टाइम कुछ हद तक मिड कैप कंपनीज में भी बढ़ती जा रही है। देयर आर एटलीस्ट 5-7 कंपनीज दैट आई कैन इमीडिएटली थिंक ऑफ मिड कैप्स में भी जिसमें एक ग्रोथ हमने ब्रॉडली अच्छा देखा हुआ है, लेकिन वी सस्पेक्ट कि ग्रेजुअली इंडस्ट्री में कुछ स्ट्रेस ग्लोबल ऑर्डर्स की वजह से दिखता जाएगा। इस बीच आखिरी 1 घंटे में जो स्टॉक्स अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपने प्राइस बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उनको देखिए एक एक करके। आप देखिए इंडिया बुल्स, चंदन ध्यान दीजिएगा प्लीज एंड ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसको देखिए, ये स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई को हिट करता हुआ और बीते 10-15 मिनट में ये जो मूव है और शार्प हुआ है। फिर आप लीजिए वेदांता को जरा एक बार, वेदांता ऑलमोस्ट डे हाई को हिट करता हुआ, चार्ट के लिए आप देखें बहुत 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 सटीक स्थिति में बैठा हुआ है स्टॉक। अभी भी चला नहीं है, लेकिन मैं आपको जब इसका 3 मंथ 6 मंथ दिखाऊंगा तो इसको देखिए। एक आप देखिए रिलायंस इंफ्रा को, ये स्टॉक भी अभी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इसने आई थिंक इंट्राडे हाई अप्रोच किया है, ये हो गया। और एक डीएलएफ और टाटा मोटर्स भी अगर आप देखें ऑलमोस्ट ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो डे हाई को हिट करता हुआ। और एक और चीज़, अभी कुछ देर पहले एक बाय सिग्नल जनरेट मेरे ख्याल से एक और स्टॉक पे हुआ है, एंड देयर इज आई थिंक जेट एयरवेज। जरा प्लीज जेट एयरवेज दिखाइए जरा। अभी ऐसा लग रहा है कि डे लो से रिवर्सल लेकर इसने अगर आप देखें ऑलमोस्ट हाई को हिट किया 542। आज सुबह बिल्कुल खराब परिस्थिति में खुला और उसके बाद लोअर लेवल से पुल बैक दिया। चंदन, ये 4-5 स्टॉक्स रखे मैंने आपकी स्क्रीन पर, इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव टू गो लॉन्ग क्या लगता है आपको? जी मेरे हिसाब से इनमें बेस्ट लॉन्ग यदि मोमेंटम के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रहेगा। और इनफैक्ट सारे हाउसिंग कंपनीज में ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है और जिस हिसाब से आई बुल हाउसिंग फाइनेंस 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस अपने आप को 800 के ऊपर होल्ड कर रहा है, लग रहा है 840-850 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। यहाँ पे एक मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, मल्टीपल मंथ ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे चांसेस है कि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट यहाँ पे मिल जाए। मेरे हिसाब से एक BTST के लिए भी अच्छा ट्रेड हो सकता है। 795 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 840-850 तक के टारगेट इस काउंटर में देखे जा सकते हैं। उसके अलावा आपने जहां तक वेदांता की बात की है, मेरा मानना है कि हिंडाल को परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। वेदांता यदि 172 के ऊपर निकल जाता है तभी मेरे हिसाब से एक नई रैली स्टार्ट होगी, बट जिस हिसाब से पिछले लगभग 5-6 सप्ताह से कंसोलिडेशन मूवमेंट आ रहा है, 172 के ऊपर एक नई रैली स्टार्ट हो जाएगी जो 180 तक के लिए काउंटर को लेके जा सकती है। और जेट एयरवेज का आपने लेवल पूछा, तो जो ट्रेडर्स यहाँ पे रिस्क लेने के लिए तैयार है और एक बेटर रिस्क और रेशियो का ट्रेड ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से 520 के स्टॉप लॉस लिए जेट एयरवेज रहेगा। तो मोमेंटम और ट्रेड के हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे बेहतर ट्रेड है कंपैरेटिव। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आज और एक जो अहम डेटा आया जिस पर सबकी नज़र होगी और सबसे ज़्यादा आई थिंक सेंट्रल बैंकर्स की, वो है इन्फ्लेशन का डेटा। बिकॉज पिछले 2 साल के हाईएस्ट लेवल पर WPI महंगाई की दर देखने को मिली है और इसमें भी जो फूड आर्टिकल्स हैं या फिर फूड इन्फ्लेशन है उसकी मात्रा अगर आप देखें तो उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। बीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इवन शुगर एंड फ्रूट्स। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अदिति नायर इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अदिति, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। नाउ हाउ मच इज दिस अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज ये जुलाई का डेटा है एंड अगस्त में एटलीस्ट रिटेल लेवल पे प्राइसेस थोड़ी बहुत कम हुई थी, बट व्हाट्स योर टेक ऑन द WPI डेटा?
सी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि WPI इन्फ्लेशन में काफी अच्छी एक बढ़त देखने को मिलेगी जुलाई के महीने में, क्योंकि जो बेस इफेक्ट था वो काफी एडवर्स था। हैविंग सेड दैट, जिस एक्सटेंट से हमने अपटिक देखा है वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। कंसेंसस एस्टिमेट्स अराउंड 2.4-2.5% के आसपास है और 3.55% पे इनिशियल एस्टिमेट आया है। तो डेफिनेटली it's a sharper than expected uptick in the WPI inflation print for July। और ये सिर्फ फूड प्राइसेस की वजह से नहीं है। जो हमने नोटिस किया है कि काफी ब्रॉड बेस्ड तरह से एक इंक्रीज आई है। सारे मेजर सब इंडस्ट्रीज में इन्फ्लेशन की मात्रा बढ़ी है जुलाई के महीने में। जैसे आपने कहा, सर्टेनली फूड प्राइसेस जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं और जो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स हैं, दोनों में एक डबल डिजिट इन्फ्लेशन का फिगर आ रहा है जुलाई के लिए, जो ऑन द फेस ऑफ इट तो काफी अलार्मिंग है। लेकिन जैसे आपने कहा, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं अभी, चाहे वो जो डेली फूड प्राइसेस, जो इसेंशियल फूड प्राइसेस हैं उनको देखा जाए, या फिर जो ब्रॉडर मॉनसून और खरीफ सोइंग के डायनामिक्स जो निकल कर आ रहे हैं, वो काफी पॉजिटिव है। तो ऑलरेडी हमने काफी आइटम्स में जो एवरेज प्राइसेस हैं अगस्त के महीने में, वो जुलाई से काफी कम है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा, मॉनसून के डायनामिक्स अब तक काफी रीजनेबल रहे हैं, काफी कंस्ट्रक्टिव रहे हैं। आगे जाके ऑफ कोर्स अगर बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है तो हो सकता है स्पेंडिंग क्रॉप को कुछ हार्म हो, लेकिन अभी तक तो खरीफ हार्वेस्ट के जो आउटलुक जो है वो काफी पॉजिटिव है। सो वेरी क्विकली, जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन हालांकि थी तो नहीं, बट फिर भी जो थोड़ी बहुत बात हो रही थी उससे लेकर फॉर द टाइमिंग उसे भूलना चाहिए क्या? देखिए, रेट कट और WPI से वैसे भी लिंक अब नहीं करना चाहिए। क्लियरली जो इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो CPI पे ही बेस्ड है, 2-6% का बैंड और मिड पॉइंट 4% के आसपास। तो रेट कट तो CPI इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी को देखकर ही डिसाइड किया जाएगा। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि CPI इन्फ्लेशन आगे आने वाले महीनों में घटेगा और इसकी वजह से 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का विंडो ओपन होगा 2016 में। ऑलराइट सेक्शन। चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। निपुण, अब इससे जुड़ के बैंक्स की बात करते हैं। SBI के नंबर्स, उसके बाद SBI ने रिएक्शन जिस तरह का दिया है, PSU बैंकिंग पैक पर आपका व्यू क्या है निपुण? Well, Mir, it's been an uncertain space for a very long time now. एक तरफ NPAs की अनसर्टेनिटी, दूसरी तरफ अलग अलग बैंक मैनेजमेंट्स हैं, उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि कुछ बैंक मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया कि मार्च 2016 में ही प्रोविजनिंग कंप्लीट हुआ है। कुछ बैंक्स में अभी भी सिग्निफिकेंट प्रोविजनिंग बाकी है। RBI ने तो ऑफ कोर्स मार्च 2017 तक जो AQR करने के लिए कहा था, तब तक के लिए कुछ बैंक्स के लिए समय है। लेकिन एक वैल्यूएशन डिफरेंशियल ग्रेजुअली हम देखते आ रहे थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFCs ऑन द वन साइड और PSU बैंक्स ऑन द अदर साइड, इसकी वजह से हमने एक रन अप देखा है। कुछ ग्रेजुअल पॉजिटिव्स इंडिविजुअली बैंक्स में आते रहते हैं, आदर इन टर्म्स ऑफ स्टेट बैंक कंसोलिडेशन और गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन फॉर अ लॉट ऑफ दीज बैंक्स, और लोअर प्रोविजनिंग दैट्स हैपनिंग, या फिर रिकवरीज आ रही हैं कुछ बैंक्स में उसकी वजह से। सो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज की वजह से हमने एक रन अप देखा है। बट आई थिंक फॉर द पेन टू कम्प्लीटली गो अवे, एटलीस्ट 2 or 3 quarters वन विल नीड टू वेट, जब तक एक टोटली क्लियर प्रोविजनिंग हो जाता है, और उसके बाद रिकवरीज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ पे जो फोकस PSU बैंक्स का ऑलमोस्ट निकल चुका है या बहुत कम हो चुका है, जिसका बेनिफिट क्लियरली NBFCs को हमने देखा है कि मिला है। और एक टॉप लाइन ग्रोथ पे या क्रेडिट ग्रोथ पे बहुत लिमिटेड हमने इम्प्रूवमेंट देखा है PSU बैंक्स के लिए। आई थिंक 2 या 3 क्वार्टर तक अभी भी पेन रहेगा। देयर कुड बी इनडिफरेंट मूवमेंट, रेंज बाउंड मूवमेंट दैट कुड हैपन फॉर अ लॉट ऑफ दीज PSU बैंक्स, बट पोस्ट विच ये रेशियोज जो हम करंटली देखते आ रहे हैं, या फिर वैल्यूएशन डिफरेंशियल, प्राइस टू बुक, बोथ NBFCs एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑन द वन साइड एंड PSU बैंक्स ऑन द अदर साइड, जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल है, ये ग्रेजुअली शायद हम कम होता हुआ देखते आएंगे। सो लाइक आई सेड, प्रॉब्ली 1 or 2 quarters ऑफ अनसर्टेनिटी, लेकिन उसके बाद देयर शुड बी अ ग्रेजुअल पॉजिटिव बिल्डिंग एज फार एज PSU बैंक टॉप लाइन ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ इज कंसर्न्ड। जी, इस बीच अगर आप देखें SBI की बुक्स के क्लीन होने के प्रोसेस के संदर्भ में SBI चेयरपर्सन खुद क्या कहा, आई सुनते हैं।
We are making efforts of resolving most of the large accounts. It doesn't matter which segment. At the end of the day, wherever we have large exposure, we follow an ABC and try to see which one of the A accounts you can resolve as quickly as possible. That doesn't mean that the C accounts don't receive attention. But the fact of the matter is that, as I said, once you have classified, we need resolutions very quickly. We have a space of about 12 to 18 months in which to get it done. And we are hopeful that we will be able to manage in most of the cases where the asset is good. So 12 से 18 महीने में एसेट क्वालिटी अगर इनकी साफ़ सुथरी हो जाने वाली है तो आशु, अब ये तो खुद चेयरपर्सन ही बोल रही हैं, तो देन व्यू क्या होना चाहिए SBI पे? देखिए SBI पे तो मेरी जिस तरह हमने देखा कि एक सिग्नल दिखाई दिया है, पॉजिटिव है, लेकिन इसको हम जेनरिकली सब PSU बैंक्स के लिए नहीं कह सकते। SBI डेफिनेटली हमने वो पॉजिटिव सिग्नल देखा और अपना एक टारगेट था 230 का, उसको क्रॉस करके एक नया भाव बनाया, तो मुझे लगता है यहाँ से भी एक अपमूव देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके सेंटीमेंट में बहुत सारे PSU बैंक्स हैं जिनमें हमने उस दिन अपमूव देखी, तो आई थिंक वो एक शॉर्ट ट्रेड से मर्ज होके आए, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, टू सम एक्सटेंट बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आई थिंक आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे PSU बैंक्स की पेन ओवर हो गई है, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि पेन ओवर दिखती है, एक विजिबिलिटी आई है ओवर होने में, तो नीचे से कितना बाउंस बैक होके आ चुके हैं। सो आई थिंक इस लेवल से ऊपर जाना, आई थिंक दे रियली हैव टू शो समथिंग वेरी गुड इन रिजल्ट्स, या एक सिग्नल आने चाहिए, तब जाके हम नए भाव ऊपर में देखने को मिलेंगे। नहीं तो ऊपर में मार्केट के मोमेंटम में आते तो हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और कुछ स्टॉक्स देखिए, इस बीच आप एक देखिए बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, एक पेट्रोनेट, ये क्या कर रहा है? पेट्रोनेट ऑलमोस्ट आप देखिए मेरे ख्याल से डे हाई की ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ 321, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर पेट्रोनेट। ये इसका अब तक का सबसे सर्वोच्च दर है। चंदन, आई थिंक डेरिवेटिव्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और आई थिंक वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे हैं, इसको वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे खासे चेस कर रहा है। आपकी राय चंदन, टारगेट्स क्या होंगे यहाँ पे, नए टारगेट्स? जी हाँ, यहाँ पे देखें ये लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पे चल रहा है, लगभग 13 से 14% के नए ओपन इंटरेस्ट एडिशन इंट्राडे में हुए हैं। वॉल्यूम्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इनफैक्ट 3 दिन पहले भी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनी थी और डिलीवरी वॉल्यूम भी मार्क हुआ था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेकआउट इस काउंटर को ऊपर की तरफ 333 तक के लिए लीड करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से जब तक ये आप सपोर्ट को होल्ड करता है 313, तब तक यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ट्रेडर्स इसको जरूर ट्रेड कर सकते हैं। इस बीच चलिए आज के कुछ एक जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं इनको देख लेते हैं। आज हमने देखा एक तो ब्रूअरी स्टॉक्स सारे ही आज काफ़ी अच्छा मूव देते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला। बीट जोएम ब्रूअरीज, पायोनियर डिस्टिलरीज, इन सारे ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला था। इसके अलावा कुछ और जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, इसमें यूकाल फ्यूल, इस काउंटर पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। और कुछ काउंटर्स जिस पर आज मूव अच्छा था, इसमें IIFL होल्डिंग्स, ये काउंटर है जिस पर अच्छा मूव देखने को मिला था। कमिंग बैक टू दिस ब्रूअरी स्टॉक्स, शाइना, आपका व्यू क्या है यहाँ पर? देखिए आज जो हमने रिजल्ट्स देखे यूनाइटेड ब्रूअरीज, वो ठीक थे, नंबर्स वो क्वाइट गुड, बट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में रहेगा ये ओवरऑल सेक्टर, क्योंकि जैसे हमने मैनेजमेंट का सुना, ग्रोथ इन ओवरऑल इंडस्ट्री थोड़ा डिप्रेस्ड रहेगा, अबाउट 5 to 6% एट बेस्ट, बिकॉज काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो अभी रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, जैसे अभी बिहार है, कर्नाटका है। सो आई थिंक दीज प्लेसेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। निपुण, आखिरी प्रश्न आपसे, आई मीन Q1 नंबर्स ऑलमोस्ट आप देखिए शुक्रवार के SBI के नंबर्स के बाद ख़त्म हो गए। अगर आपसे ये पूछूं कि Q1 के बाद आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर किसी स्पेस में बना है, इट्स बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स, पावर स्पेस, कहीं भी जहां सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बना है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, वो कौन सा स्पेस होगा? मैं कहूँगा वीरेंद्र, सीमेंट स्पेस में कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नॉट दैट जो जिस तरह के एक ये स्पेस है जिसमें एक हमने फेली कंसिस्टेंट अक्रॉस द एंटायर स्पेस अच्छे फिगर्स देखे, अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ देखा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेहतर देखा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देखी। नॉट दैट दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, आई थिंक दिस वाज बिल्डिंग एज फार एज द सीमेंट स्पेस इज कंसर्न, बट आई थिंक अक्रॉस ऑल स्पेसेस एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के अगर ट्रेंड देखें तो हमने सीमेंट में देखा है। एट द सेम टाइम ऑटोज़ एंड ऑटो एंसिलरीज में भी जिस तरह से एक इम्प्रूव्ड ट्रेंड ग्रेजुअली हम देखते आ रहे हैं, एटलीस्ट ऑटो एंसिलरीज में, दैट इज समथिंग दैट शुड कंटिन्यू गोइंग अहेड। दीज टू स्पेसेस वेरी क्लियरली स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स फॉर द Q1। राइट, लास्ट क्वेश्चन टू यू निपुण, फार्मा स्टॉक्स में आपकी सलाह क्या है? आज कुछ एक फार्मा स्टॉक्स हैं जिस पर हमने बहुत हैवी नुकसान देखा है, बीट, पेनेशिया बायोटेक, इवन मार्क्सन्स, ब्रुक्स, इन सब काउंटर पर हमने अच्छा खासा
नुकसान देखा है, बट वोखाट में भी हमने देखा है हाउ द नंबर्स वेयर। फार्मा स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? Well, Mir, we've seen more misses than hits as far as pharma space is concerned over the last few months. For various reasons, US FDA हो या बुरे results हो, inconsistent results हो. Our space, I think on the pharma space, one needs to be increasingly more selective. जो पहले हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है वर्चुअली अक्रॉस द एंटायर लार्ज कैप फार्मा स्पेस टू एन एक्सटेंट इवन द मिड कैप फार्मा स्पेस, ये आगे जाके नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस एफडीए इश्यूज बट ऑल्सो गिवन द काइंड ऑफ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दैट सम ऑफ देम हैव बीन शोइंग, आई थिंक बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत पड़ेगी. वन कैनॉट जस्ट जनरलाइज फॉर द फार्मा स्पेस एंड से दैट वर्चुअली ऑल लार्ज कैप्स विल डू वेल. आई थिंक टाइम करेक्शन जिस तरह से हमने कई फार्मा स्टॉक्स में देखा है बिकॉज ऑफ probably clearly because of US FDA issues, this is something that has been suddenly happening in a lot of these companies. So one needs to be prepared to hold on to some of these pharma companies जहाँ पे एक हमने शार्प गिरावट देखी हो और एक रिस्क बेट लेने की एक इन्वेस्टमेंट करने की संभावना अगर लग रही है तो एक टाइम करेक्शन इसमें एक वेट आउट करने की जरूर गुंजाइश इसमें रहेगी. सो फार्मा स्पेस वन विल नीड टू बी इंक्रीजिंगली सिलेक्टिव. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पर तैयार रखने के लिए. इस बीच आप सिप्ला को देखिए, 552.90 ये सिप्ला का ऑलमोस्ट आप देखिए तो 6 मंथ हाई है. ये इसी ट्रैजेक्टरी में आया था पोस्ट Q3 नंबर्स, उसके बाद 551 डे हाई पर इंडेक्स में शुमार काउंटर्स में सबसे सर्वोच्च दरों पे. जितना आई थिंक शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा रही इस काउंटर में आज फ्रेश लॉन्ग के बजाय, हालांकि 552 के स्तर पे. अब आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को चंदन? जी हाँ, देखिए शॉर्ट कवरिंग के बाद यहाँ पे नए लॉन्ग भी बनते हुए नजर आए और ये काउंटर अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था जब 540 गया, बट अपने आप को सरेंडर करके थोड़ा सा निराशा दी. बट जिस हिसाब से 500 के लेवल को नहीं तोड़ा और वहीं से टर्न हो गया, साफ संकेत दे रहा है कि अब ये काउंटर एक नई तेजी की तरफ रडार कर रहा है. यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न भी डेली और वीकली चार्ट में बन रहा है जो ऊपर में 575 580 तक के लिए लेके जा सकते हैं. तो 538 540 का सपोर्ट के साथ इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और एक नई शॉर्ट कवरिंग भी इस काउंटर को ऊपर की तरफ लीड कर सकती है. चलिए, इस बीच सचिन खंडेलवाल अब हमारे साथ जुड़े हैं मैग्मा फिनकॉर्प के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए. कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 4.25% का इजाफा देखने को मिला और कंपनी का जो NNPA है वो करीब 6.5% के आसपास रहा है. काउंटर करीब 6.25% नीचे इस समय. लेकिन मिस्टर खंडेलवाल, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर? चलिए, आई थिंक आवाज़ नहीं पहुंच रही है सचिन की ठीक से हम तक. हम फिर से चलने की कोशिश करेंगे उनके पास. सचिन विल गेट बैक टू यू. आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम, वी कांट हियर यू वेल. हम फिर से बात करेंगे आपसे. बट एनीवेज, मीनवाइल शाइना, NBFC स्पेस में आपकी टॉपिक कौन सी है? NBFC स्पेस में आई थिंक LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है. आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द ग्रोथ ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. और अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें तो काफ़ी चल चुका है, वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, नाउ अबाउट 6 times बुक. बट यहाँ पर मुझे लगता है टेक्निकली और थोड़ा स्पेस ऊपर जाने के लिए बाकी है. इस बीच एक बार फिर से आप देखें मैग्मा फिनकॉर्प की मैनेजमेंट से जुड़ने की कोशिश करेंगे. आई थिंक मिस्टर खंडेलवाल हमारे साथ एक बार फिर से हैं. सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. आपको मेरी आवाज़ ठीक ठाक मिल रही है सर? हाँ जी, अभी ठीक. ओके, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ ये रही कि जो आपकी इस बार की SME लैंडिंग है सर, वहाँ काफ़ी सब्सटेंशियल जंप आया. एग्जैक्टली ग्रोथ के बड़े कारण क्या रहे और ये जो Q2 है Q3 है वहाँ पे SME लैंडिंग्स में आप कैसी ग्रोथ देख रहे हैं? तो देखिए, ऑन एन ओवरऑल बेसिस जैसे मैंने बताया आपको, Q2 का जो प्रोस्पेक्ट है अभी तो स्टेबल दिख रहा है. कलेक्शंस में जो चैलेंजेस थे रूरल मार्केट में और एग्रीकल्चर इकोनॉमी डिपेंडेंट जो थे, अच्छे मानसून की होते हुए 15% ट्रैक्टर सेल्स इंप्रूव हुआ है. हमारा अपना भी जो डिसबर्सल है इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ ट्रैक्टर में हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर. और दूसरा ग्रोथ SME में हुआ है. SME में हम काफी नाप तोल के जो लेंडिंग कर रहे हैं, 15-20 लाख के टिकट साइज की लेंडिंग कर रहे हैं. और वहाँ पे अभी हम सिर्फ 40 लोकेशन में हैं, उससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं. तो विद इन दैट काफी स्कोप है. हमने अपना प्रोडक्ट और प्रोसेस को काफी टाइटन किया है.
और हमारे एग्जीक्यूटिव्स के पास टैबलेट है, नया प्रोसेस में चैनल्स जो डीएसए हैं काफी सेटिस्फाइड है। तो उसको देखते हुए एसएमई में तो हमारा जो ग्रोथ का प्लान है इस साल का 25 से 30% का ग्रोथ वो मेंटेन रहेगा हमारा थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल। लेकिन सचिन, गोइंग फॉरवर्ड, एक तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रैजेक्टरी किस तरफ देख रहे हो और दूसरी एनपीए की? तो देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है अभी हम 6.9% पे लेके आए हैं और इसमें एटलीस्ट कम से कम 20 पैसे का और स्कोप है इस साल में। 7.1 7.2 के रेंज तक जाएंगे। और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मार्जिन जो है ये बढ़ रहा है बिकॉज हमारे जो हाई यील्ड प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा रेट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसका हमने धंधा बढ़ाया है, जैसे ट्रैक्टर, एसएमई और यूज व्हीकल्स का जो है, यहाँ पे कि 17 से 20% तक के आईआरआर मिलते हैं। और जो रेट कम होता है, जहाँ पे न्यू कार 15% पे होता है, न्यू ट्रक सीवीसी वगैरह 13-14% पे रहता है, उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। तो ये हमारा चेंज होता रहेगा। अभी ये जो 4 हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स हैं इसमें हमारा अब 60% कंट्रीब्यूशन, 100 में से 60 लोन उसमें जा रहे हैं और सिर्फ 40 जो है वो कार और ट्रक जो कि कम यील्ड वाले हैं, तो उसकी वजह से इंक्रीज होएगा। तो यहाँ पे 20-25 पैसे का हमारा इंप्रूवमेंट होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। और जो एनपीए का नंबर है वो एनपीए का नंबर एज ए परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमारा बुक डिग्रो किया था। और अगर आप एब्सोल्यूट देखें तो 90 करोड़ के आसपास का नंबर था लास्ट ईयर भी, इस क्वार्टर में, इस साल भी वही है। और ये जो थर्ड क्वार्टर से काफी उम्मीद है सेकंड क्वार्टर में स्टेबल होना चाहिए। अभी तक जो इकोनॉमी के साइंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, कल्टिवेटेबल क्रॉप एरिया जो है वो बढ़ा है इस साल, मानसून का टचवुड अगर रहता है तो उसको देखते हुए थर्ड क्वार्टर से दूसरे खरीफ क्रॉप के बाद हमें उम्मीद है कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें आना चाहिए और कैश फ्लोज इंप्रूव होना चाहिए। तो जो कलेक्शन है वो इंप्रूव होएगा। हालांकि सिग्निफिकेंट क्रेडिट लॉस का नंबर जो है वो नेक्स्ट ईयर ही ड्रॉप हो पाएगा आफ्टर ऑल दिस चेंज। बिल्कुल। चलिए सचिन, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आशु मदान है हमारे साथ। एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं। अब निफ्टी करीब 29 पॉइंट नीचे 8642 पर है, लेकिन सिप्ला 7% ऊपर इस समय है। अदानी पोर्ट 6%, बीपीसीएल 3%, अंबुजा सीमेंट्स, टाटा पावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई, एलएनटी, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर मूव अच्छा देखने को मिला। अदानी पोर्ट पर आशु क्या सलाह है आपकी? अदानी पोर्ट देखिए, जब से ये पीछे के न्यूज़ में रहा, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, आई थिंक उसने एक ब्रेकआउट तो डेफिनेटली दिया है, बट किस लेवल तक जा सकता है, आई थिंक पार्टिसिपेशन भी अच्छी रही, टेक्निकल कॉल्स भी रही एंड फंडामेंटली भी इसमें इंप्रूवमेंट हमने देखी कि जिस तरह के रिजल्ट्स हमने देखे। बट आई थिंक एक लेवल के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल पे थोड़ा सा अपने को देखना चाहिए एंड पर्टिकुलरली मिड कैप्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब करेक्टिव मूव आता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड भी ही रहते हैं। सो आई थिंक मुझे फ्रेश ट्रेड नहीं नज़र आ रहा, लॉन्ग ट्रेड, बट एट द सेम टाइम कि इतना बढ़ गया है इसमें मैं शॉर्ट ट्रेड नहीं ढूंढूंगा। आई थिंक आई विल होल्ड माई व्यू फॉर सम टाइम टू प्रॉब्ली बाय एट डिप्स ही रहेगा ये। एक और चीज़ देखिए, इस बीच अगर आप टॉप टेयर काउंटर्स को देखिए, वो काउंटर जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, अगर आप देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैन इरिगेशन 7870, सुबह बात कर रहा था मैं इसको 30 से 14 पैदान पर डाला था हमने कि आज का सबसे हैंडसम स्टॉक कौन सा होगा, उसमें ये शामिल था। 81 को रिगेन किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया। हिंडाल्को 154, 8 रुपये ऊपर इस वक्त 154.45 पे। और याद रखिए हिंडाल्को जो है वो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे है। और कुछ स्टॉक्स, एनएचपीसी को देखिए आप, 27 रुपये 10 पैसे के स्तर पे एनएचपीसी 52 हफ्तों के हाइज पे है। एनएचपीसी जैसे स्टॉक को चलता हुआ देखना, वाकई अगर आप देखें ये दुर्लभ प्राणी है, याद रखिएगा, ये बहुत कम चलता है, लेकिन अब चल रहा है एनएचपीसी। मैंने बहुत कम देखा है ऐसे सेकुलर रन इस स्टॉक में। और आप देखिए कुछ काउंटर्स वॉल्यूम्स के साथ, सिप्ला डे हाई पे बात कर चुका हूँ, एनसीसी, अशोक लेन, एलएनटी फाइनेंस को देखिए 9260 पे, ये बस 1 रुपये से चुक गया, अदरवाइज शुक्रवार का हाई क्रॉस कर देता तो इसका ये नया हाई होता। लेकिन नया हाई कोई औपचारिकता नहीं, औपचारिकता ये है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड में है इस वक्त। बहुत संक्षेप में चल रहा है इस पर आपका आउटलुक, बहुत संक्षेप में। यहाँ पॉजिटिव व्यू है, 99 से 100 तक का टारगेट 2-3 दिनों में देखना चाहिए। ओके।